दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे जो ये खेत देख रहे हैं, इनमें थोड़े दिन पहले गेहूं की फसल आई थी और अब बारिश जब होगी मई जून में, उसके बाद इनमें सोयाबीन की फसल आएगी। थोड़ी बहुत बारिश तो इन दिनों हो गई, लेकिन ये तो मानसून पूर्व की बारिश है। दरअसल जून अंत से लेकर जुलाई के बाद इसमें सोयाबीन की फसल दिखाई देगी। तो किसान हमारा अन्नदाता होता है, तो किसानों की बात भी हम थोड़ी कर सकते हैं। स्त्री जाति को जिस तरह हमने जगत जननी, देवी, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति आदि कहकर उसकी वास्तविक चिंताओं परेशानियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, ठीक उसी तरह अन्नदाता जैसे सम्मानजनक संबोधनों की आड़ में किसानों के वास्तविक दुख दर्द को समझने में भी हमारा समाज मुंह चुराता रहा है। अन्नदाता के कल्याण के लिए आज़ादी के बाद से ही कई योजनाएं रूप बदल बदल कर आती रही हैं। किसी भी सरकार की नीतियों में कृषक कल्याण की योजनाएं प्राथमिकता में रहती हैं, किंतु यह बड़ी विडंबना है कि उनकी दशा ज्यों की त्यों दिखाई देती हैं। किसान के जीवन पर छद्म आधुनिकता का झीना पर्दा अब अवश्य दिखाई देता है, किंतु उनके आंसुओं के खार से बदबदाते खेत, खलिहान और हृदय की मिट्टी को देख पाना किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए अधिक मुश्किल भी नहीं होगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे सबसे बड़ी वजहों में किसान की दशा सुधारना और कृषि में आधुनिक साधनों के माध्यम से उन्नत कृषि को प्रोत्साहन देना भी रहा है। इसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी हुआ। कृषि कार्य में ट्रैक्टरों सहित अन्य उन्नत और आधुनिक साधनों का प्रयोग होने लगा। लेकिन कई बार इन कल्याणकारी प्रयासों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई देने लग जाते हैं। ऋणों के दुरुपयोग होने के अलावा अनचाहे या अनावश्यक और पुनर्भुगतान सामर्थ्य की कमी से किसानों की दशा सुधरने की बजाय बिगड़ती भी गई है। उदाहरण के तौर पर जिस किसान के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती है, उसका ट्रैक्टर पर्याप्त रूप से लाभ अर्जित करवा सके, उसने भी ट्रैक्टर के रूप में घर पर एक हाथी बांध लिया, या कहें कि उसे अनावश्यक रूप से गैर जरूरी ऋण दे दिया गया। यह अंततः उसके ऊपर बोझ बन जाता है। ऋण चुकाना लगभग असंभव हो जाता है। इस तरह की विसंगतियों में बैंकों, सरकारी विभागों द्वारा लक्ष्य आवंटन और वास्तविक जरूरतों में तालमेल के अभाव और भ्रष्टाचार की भूमिका से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। यह एक अलग विषय है जिस पर कई बार आर्थिक सामाजिक विचारक गंभीरता से सचेत करते रहे हैं। किसान की पारिवारिक कठिनाइयों या मौसम की विकटता के चलते बाद में जब ऋण डूबंत या आम समझ में एनपीए की श्रेणी में आ जाते हैं, तब ऋण माफ़ी, समझौता योजनाएं, पुनर्भुगतान हेतु नई सूची आदि जैसी प्रक्रियाएं जोश खरोश के साथ शुरू कर दी जाती हैं। एक तरह से ये भी साइड इफ़ेक्ट ही होता है, जिसमें बैंकिंग प्रणाली अपने मूल कामकाज से अलग कामों में व्यस्त हो जाती है। किसान भी अपनी एक समस्या को खत्म करने की कोशिश में नई कठिनाइयों में फंसता जाता है। उसके आंसू कभी नहीं कम होते। ऊपर से उसकी अपनी जीवन शैली में रूढ़ परंपराओं का निर्वहन, शादी ब्याह आदि में हैसियत से अधिक का खर्च और दिखावा जैसी बातें भी उसके तात्कालिक सुख को लंबी अवधि के दुख में बदल देता है। अपनी ग्रामीण पोस्टिंग के दौरान मुझे भी हमारे क्षेत्र के कृषक ग्राहकों के सुख दुख को देखकर बहुत सी अनुभूतियाँ हुईं।
बादलों के घिरने की खुशी और फिर बिन बरसे गुजर जाने का दुख किसानों की आंखों में तैरते देखा। वह समय भी देखा उन दिनों जब क्षेत्र की कैश क्रॉप यानी सोयाबीन की फसल असमय ही खंड वर्षा से बर्बाद हो गई। कटी फसल खलिहानों में सड़ गई। इन्हीं संवेदनाओं को मैं किसी कविता में व्यक्त करना चाहता था। उस वक्त कोशिश की भी, किंतु बात बनी नहीं। ठीक कविता का आना कभी तय नहीं होता। वह जब भीतर से पककर निकलती है तो हम खुद चकित हो जाते हैं। उस वक्त की संवेदनाएं आखिर दो ढाई वर्ष बाद कविता में तब व्यक्त हो पाई जब मैं बैंक के आंचलिक कार्यालय में पदस्थ हुआ। जब यह कविता बैंक की गृह पत्रिका में छपी तो उसका उल्लेख प्रधान कार्यालय में पी बैठक यानी मासिक निष्पादन बैठक में भी हुआ। महाप्रबंधक ने कहा, यह कविता पी बैठक में विचार करने के सूत्र देती है। अपनी कविता के संदर्भ में यह टिप्पणी बैंक कर्मी रचनाकार के तौर पर मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं थी। बाद में इस कविता को बड़ी फ्रेम में मढ़वाकर इंदौर के सोयाबीन अनुसंधान केंद्र को एक समारोह में आंचलिक प्रमुख ने भेंट भी किया था। उम्मीद करें वो पोस्टर अब भी वहां लगा हो। साहित्य की गंभीर पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के बाद अब यह कविता मेरे संग्रह इस गणराज्य में का हिस्सा है। आज आप भी इस कविता को सुनिए। एक कविता सुनिए, सोयाबीन की फसल। धरती के आंचल में उम्मीद के कण बिखेरने के बाद बादलों की तरह आती जाती है चिंताएं। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात छत्तीसगढ़ को ही भिगोकर लौट न जाए कहीं। उड़ीसा में बना कम दबाव हवा न हो जाए मालवा तक आते आते। अरब सागर की मेहरबानी से फट पड़े आसमान, बरस जाए प्रलय का पानी सपनों की नई बस्ती पर। तो क्या होगा सोयाबीन की फसल का? नष्ट न कर दें आतंकी इल्लियां सोयाबीन के परिवार को। सूरज की चमक और आकाश के अंधेरों के साथ बदलते हैं हरिया किसान के चेहरे के रंग। बड़ा ही जीवट वाला है मौसम के हर मिजाज में। पिता की तरह पालता है अपनी फसल को। सोयाबीन नहीं खुशियों की फसल उगाता है धरती का बेटा। इसी का अगला हिस्सा है। बड़ी जोरदार हुई थी बारिश और सोयाबीन की फसल उस साल। पिताजी गए थे चारों धाम, मुन्ना की आई थी नई मोटरसाइकिल। दौड़ने लगा था नया ट्रैक्टर सोयाबीन की फसल के बाद। गांव से आए थे हजारों पाहुने बेटी के ब्याह में। दिखाई देता था फसल का उत्साह, गूंज उठा था सोयाबीन का संगीत गांव की हवाओं में। ईद की मिठास और दिवाली का उजास और होली की उमंग है सोयाबीन की फसल। फसल से जुड़े हैं किसान के उत्सव। धड़कन की तरह बजता है सोयाबीन किसान के जीवन में। धड़कनों की तरह बजता है सोयाबीन किसान के जीवन में। ये थी कविता सोयाबीन की फसल। बहुत बहुत धन्यवाद।